यानी सरल शब्दों में कहें तो कहानी कुछ इस तरह है कि मुंबई में एक जमीन के टुकड़े पर 672 घर हुआ करते थे, जिसमें रहने वाले लोगों को महाड़ा ने ये सपना दिखाया कि उन्हें उनकी जगह पर फ्लैट्स बनाकर दिए जाएंगे। और जिस कंपनी को इस काम का कॉन्ट्रैक्ट मिला उसने फ्लैट तो नहीं बनाए, लेकिन बाकी जमीन बिल्डर्स को बेच दी। और इस कंपनी के द्वारा संजय राउत और उनकी पत्नी के बैंक खातों में लाखों रुपए जमा किए गए। और संजय राउत ने भी इस दौरान खूब संपत्तियां खरीदी हैं। अब सोचिए इस पूरे मामले में गलत किसके साथ हुआ? संजय राउत के साथ, जिन पर एक घोटाला करने वाली कंपनी से सांठगांठ करने और संपत्ति बनाने के आरोप हैं, या गलत उन लोगों के साथ हुआ जिन्होंने पात्रा चौल में फ्लैट मिलने का सपना देखा था? हमारे देश में जब कोई नेता भ्रष्टाचार के किसी मामले में फंसता है तो वो यही कहता है कि उसे फंसाया जा रहा है। ये स्क्रिप्ट हर उस नेता के द्वारा फॉलो की जाती है जिस पर इस तरह के आरोप लगते हैं। और संजय राउत कुछ भी नया नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन पर लगे सभी आरोप सही हैं, इसका जवाब तो ईडी ही दे सकता है, लेकिन इसके लिए ईडी को जांच करने देना जरूरी है। ये कहना कि ईडी दबाव में काम कर रहा है या उसका दुरुपयोग हो रहा है, ये असल में इस मामले से बचने का एक बहाना है। आज उद्धव ठाकरे ने संजय राउत का बचाव किया और कहा कि वो उनके साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े हैं। ये अच्छी बात है कि उद्धव ठाकरे को संजय राउत पर पूरा भरोसा है, लेकिन सोचिए अगर संजय राउत वाकई सही हैं तो उन्होंने कुछ नहीं किया है, अगर उन्होंने, तो फिर इस मामले का राजनीतिकरण करने की क्या जरूरत है? आज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे देश में ईमानदारी का सारा बोझ आम आदमी पर डाल दिया गया है, लेकिन इन नेताओं को बेईमानी करने की खुली छूट भी मिली हुई है। ये घर चलाएगा कैसे? इसी तरह से हमारी लड़ाई चालू है। मैं इस वक्त गोरेगांव इलाके में स्थित उसी पत्रा चौल की ज़मीन पर हूं जहां पर ऊंची इमारत बनाई जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, ये पत्रा चौल पर बन रही इमारत है जिसे महाड़ा इस वक्त बना रही है। आपको बता दें कि साल 2007-8 में पत्रा चौल, ये जो इलाका था, यहाँ पर चौल थी, बड़े बड़े पत्रे से बनाई हुए घर थे, जिसे तोड़कर इमारतें बनाने का करार गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन, महाड़ा और यहाँ के रहवासियों के बीच हुआ था, जिसे गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने पूरी तरह से फॉलो नहीं किया और यहाँ की 48 एकड़ की ज़मीन अलग अलग बिल्डरों को बेची और उसमें से तमाम पैसे कमाए। और इसी ज़मीन को बेचने के बाद जो पैसा मिला उसका कुछ हिस्सा संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और उनके अकाउंट में गए, जिसकी वजह से जब ये मामला ईडी के संज्ञान में आया और जांच शुरू हुई तो पैसे की जो ट्रेल थी वो संजय राउत और उनके परिवार तक पहुंची और आज संजय राउत की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि 48 एकड़ की ज़मीन पर 13.5 एकड़ की जो पूरा लैंड था उस पर पत्रा चौल के रहवासियों को घर बना कर देना था और बाकी ज़मीन महाड़ा जो अलग बिल्डरों को देकर पैसे कमाती। लेकिन हुआ ये कि 13.5 एकड़ की ज़मीन पर भी लोगों का घर नहीं बना। इस वक्त महज 4 से 4.5 एकड़ की ज़मीन पर घर बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 650 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट यहाँ बन रहा है और 672 टेनेंट्स पिछले 15 सालों से अपने घर का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा घर जो है ना, हमारा हक का है, तुम्हारा घर नहीं है, वो छीन के लिया ना हमारे से। तो अभी दो 12 साल हो गया हम लोग बाहर है। बहुत दुख होता होगा। दुख मजी कितना, चलो हमको नहीं, हमारे बच्चे लोग को रूम मिलना दे, बाकी कुछ नहीं। आज है मैं कल नहीं है। फिर बच्चे लोग को तो मांगता है क्या नहीं, कितना दिन भाड़े से रहेगा? अकेला लड़का कमाएगा, खाएगा क्या, भाड़ा क्या भरेगा? दूसरा चले गए, आज रूम के लिए हमारा जान जलता है, आज भाड़े के रूम में मैं रहती है। इतना बहुत तकलीफ है हम लोग को। अभी हम लोग हर जगह पे 2 वर्ष 1 वर्ष करके 13 वर्ष होने को आया बाहर ही। कितना भाड़ा जा रहा है अभी यहाँ का? अभी इसका 20,000 बोलता है भाड़ा और 5,000 लाइट बिल, 25,000 मांगता है हर महीना।
कितना परेशानी हो रहा है, कैसे घर चल रहा है, थोड़ा सा बताइए। बहुत भारी दादा, मरने के लिए जगह नहीं है, ऐसा हो गया है। हम लोग 8-10 आदमी है घर के अंदर। इधर अभी ये इसकी माँ काम पे जाती है, बर्तन मांजने दूसरे का। वो कैसा भी चटनी रोटी चलाती है, उसका 3 बेटे और वो है। रोड नंबर 2007 में ऐसा सिलसिला चला कि अब इस कॉलोनी की डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो म्हाड़ा गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी और हमारी उस वक्त की जो सोसाइटी थी, इनका एक ट्राईपार्टी एग्रीमेंट हुआ कि पूरे 672 लोगों को हम लोग नए घर देंगे, क्योंकि वो पतरे के घर थे। पतरा चाल नाम ही इसी का था कि उनकी दीवारें भी पतरे की थी, छत तो पतरे का था ही, दीवार भी पतरे की थी, इसलिए इसको पतरा चाल कहा जाता है। तो अब इसका डेवलपमेंट किया जाए और अच्छे घरों में इनको शिफ्ट किया जाए। अभी कहाँ रह रहे हैं और आपके घर की क्या स्थिति है, कैसे किराया देना, सारी चीज़ हो रहा होती है? अभी तो हम लोग गोरेगांव में रह रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि भाड़ा न मिलने की वजह से फिर जो पहले रहते थे उससे कोई छोटी जगह में एडजस्ट करना पड़ता है। कई लोगों को तो ऐसा है कि फिर पैसे की वजह से बच्चों के शिक्षण में कटौती करनी पड़ रही है। कई बीमार लोग हैं, उनकी बीमारी के इलाज ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारी सोसाइटी और म्हाड़ा के जो ऑफिसर थे, जिसपे कैग ने भी रिपोर्ट दी कि 1400 करोड़ का घोटाला किया है, उन लोगों का क्या, उनकी जांच कब होगी? सही चोर तो ये लोग हैं जिन्होंने 2007 से चोरी करना चालू की है। जब तुम लोग को 4.5 एकड़ में ही कंस्ट्रक्शन करना था तो 48 एकड़ की ज़मीन खाली क्यों करवाई? पतराचाल के रहीवासियों को 672 फैमिलीज़ है, मतलब 4,500 से 4,000 लोग हैं। इनको इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और इसमें हमें ना खींचे, यही हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस यही है कि 672 लोगों को घर मिले, भाड़ा मिले और जो कमिटमेंट ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में म्हाड़ा ने हमें की है वही एग्रीमेंट वो कमिटमेंट पूरी की जाए। हो सकता है आने वाले कुछ महीनों या सालों में यहाँ के लोगों को घर मिले, लेकिन 2018 से ही जो अलग अलग बिल्डर यहाँ पर काम करने आए थे, म्हाड़ा, इसके अलावा गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन, इनकी तरफ से कोई भी भाड़ा यहाँ पर रहने वाले लोगों को नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से जब लॉकडाउन हुआ तो बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ के रहने वाले थे उन्होंने पलायन किया, जो यहाँ से विरार, पालघर, नाला सोपारा जैसे इलाके में जाकर शिफ्ट हुए, जहाँ पर कम दरों पर घर मिलता था। क्योंकि आज अगर हम गोरेगांव इलाके में कोई भी घर किराए पर लेने जाते हैं तो 20 से 40 हज़ार रुपये तक किराए पर जो है घर मिलता है। जैसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी और यही वजह थी बड़ी संख्या में लोग यहाँ से पलायन हुए। जब ये सब कुछ डील हो रही थी तो उस वक्त आपके पिताजी जिंदा थे? हाँ, तभी मेरे पिताजी जिंदा थे, उस टाइम मेरा पिताजी जिंदा थे। वगैरह उन्हीं के? हाँ, सारा एग्रीमेंट वगैरह उन्हीं के नाम पे था। उनको भी काफ़ी उम्मीद थी कि ये घर जल्दी से जल्द हो, पर उस वक्त फिर बाद में वो गुजर गए। ऐसे हमारी कॉलोनी के कम से कम 150 परिवार गुजर गए। अभी हमारी दूसरी पीढ़ी है, अभी हमारी ये तीसरी पीढ़ी है जो आगे घर की उम्मीद रखते। ये हमारा चौथा शिफ्टिंग है अभी। तो अभी हमारा अक्टूबर में एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। गए साल हम लोग 18,000 रेंट देते थे, अभी 500 रुपया उसने बढ़ाया। अगर और 500 रुपया बढ़ाएगा तो मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि और शिफ्टिंग नहीं जमेगा। इस वक्त मैं पतराचौल के उस जगह पर हूँ जहाँ एक तरफ ऊंची और आलीशान इमारतें आप देख सकते हैं। ये वो आलीशान और ऊंची इमारतें हैं जिन्हें अलग अलग बिल्डर्स ने ख़रीदा था और पतराचौल की ही ज़मीन पर उन्होंने इस आलीशान इमारत को खड़ा किया। लेकिन जैसे ही आपकी नज़र दूसरी तरफ जाएगी, ये वो हिस्सा है जो उन लोगों को फ्लैट बन के मिलना था जिनकी ये ज़मीन थी, जो लोगों ने अपना घर तोड़कर यहाँ पर बिल्डिंग बनाने के लिए एक एग्रीमेंट किया था गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और म्हाड़ा के साथ। लेकिन यहाँ के जो मूल रहने वाले थे उनकी जो इमारत है आप देख सकते हैं कि किस तरह से खस्ता हाल है। काम पूरी तरह से रुका हुआ था, लेकिन जब मामला तुल पकड़ा तो और एक बार फिर से यहाँ पर काम शुरू हुआ है। म्हाड़ा ने ये काम जो है पूरा करने का जो है पूरी तरह से जिम्मेदारी ली है और अब धीरे धीरे काम यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। लेकिन ये ऊंची और आलीशान इमारतें लगभग बनकर तैयार हैं। कुछ हिस्से में तो लोग रहने भी आ गए हैं, लेकिन जिनकी मूल
जो है यहाँ पर जगह थी, उन्हें ही अभी तक घर नहीं मिला है और उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इस घोटाले का सबसे जो काला दाग है वो यही है कि यहाँ के रहने वाले लोग आज भी अपने घर के लिए परेशान हैं, अपने घर के इंतज़ार में हैं। 150 से ज़्यादा लोगों की अपने घर के इंतज़ार में मौत भी हो गई है। कैमरा पर्सन प्रकाश भोई के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। ये मौजूदा स्थिति है, ये तकलीफ है, ये दर्द है उनका जिनको घर के लिए सपने दिखाए गए और बताया गया कि आपका एक आशियाना होगा, लेकिन आज इतने सालों बाद भी वो संघर्ष कर रहे हैं, उस सपने के सच होने का इंतजार कर रहे हैं। और आज जब इस पर पूरी कार्रवाई हो रही है, जांच चल रही है और ईडी ने जो डिटेल में अपनी बातें रखी है, जो आरोप लगाए हैं इस पूरे घोटाला क्रम को लेकर, उसको एक बार मैं फिर से आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूं, क्योंकि इसमें संजय राउत का नाम आया। संजय राउत के नाम को आने के बाद एक बार फिर से उस पर राजनीति शुरू हो गई और राजनीति शुरू होने के बाद अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या ईडी का इस्तेमाल दरअसल दुरुपयोग किया जा रहा है और सत्ता में जो बैठी पार्टी है यानी बीजेपी, वो ईडी का डर दिखाकर झुकाना चाहती है। क्या ये सच है क्या? क्योंकि ईडी ने जो पॉइंट टू पॉइंट अपनी बातें रखी है उसमें 9वें नंबर पर एक पॉइंट है जिसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है कि मेसर्स यानी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में जो पैसे थे, यानी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और इन पैसों के साथ उन्होंने 112 करोड़ रुपए प्रवीण राउत ने रिसीव किया है। यानी श्री प्रवीण राउत रिसीव्ड अराउंड ₹112 करोड़ इन द बैंक अकाउंट ऑफ फ्रॉम मेसर्स HDIL, यानी HDIL से 112 करोड़ रुपए प्रवीण राउत ने रिसीव किया। अगले पॉइंट में यह बताया जा रहा है कि अमंग द POC ऑफ अराउंड ₹112 करोड़, ED हैज सो फार ट्रेस्ड POC अमाउंटिंग टू ₹1,644,375 being transferred to the bank account of Sri Sanjay Raut and his wife Srimati वर्षा राउत। यानी ये पैसे सीधे खाते में जाते हैं संजय राउत के और उनकी वाइफ वर्षा राउत के। ये आरोप भी ईडी ने यहाँ पे लिखा है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट तारीखों के साथ मेंशन किया है जिसमें ये बताया जाता है कि प्रवीण राउत ने एक अनसिक्योर्ड लोन दिया। वो लोन 2009 से 2010 के बीच में दिया गया जिसकी राशि थी 55 लाख रुपए। और उसके बाद ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से ऐसे कई दस्तावेज, कई लगातार जो पॉइंट्स हैं जिनमें पैसों के लेन देन का जिक्र किया गया, वो भी ईडी ने ये आरोप लगाया है। यानी एक तरफ ईडी को लेकर राजनीति हो रही है।